परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नागरिकता को लेकर एसआईआर के माध्यम से नाम काटने का प्रयास कर रही है, या हमारे जैसे व्यक्तियों को भी जो 7 बार विधानमंडल में और लोकसभा में रहने के बाद भी हमें ये प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ रही है कि हम भारत के नागरिक हैं, ये लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो देश का संविधान को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है, जिस तरह से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन किसानों की उपेक्षा करने का काम कर रही है, और अब तो एक नया भी मुद्दा है कि अमेरिका से जिस तरह से सरेंडर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको आम किसान को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, पूरे देश के सम्मान को गिरवी रखने का काम किया है, ये भी आम जनता के बीच में जा रहा है। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ इस वक्त अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद और पूर्व मंत्री लालजी वर्मा मौजूद हैं। कदावर मंत्री रहे हैं, कई पार्टियों में रहे हैं, खासतौर पे जनता दल, और बहुत अरसे तक बीएसपी में वहां से चुनाव भी जीतते रहे और मंत्री भी बनते रहे। एक कदावर लीडर हैं। उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है और मुल्क में जो इस आजकल सियासी समीकरण है, उसके बारे में लालजी वर्मा का क्या सोचना है, इसके बारे में बात करते हैं हम मिस्टर लालजी वर्मा साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहला मेरा सवाल है, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेके अखिलेश दी काफी मुखर नजर आते हैं, उधर ममता दी काफी मुखर नजर आती हैं, और 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसको ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसी से दिल्ली का सियासी रास्ता तय होता है 2029 में। तो ये एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एसआईआर को लेकर और इन तमाम पृष्ठभूमि को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत का जो संविधान है जी, उसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी आयु 18 वर्ष है जी, मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नागरिकता को लेकर एसआईआर के माध्यम से जी, नाम काटने का प्रयास कर रही है, या हमारे जैसे व्यक्तियों को भी जो 7 बार विधानमंडल में और लोकसभा में रहने के बाद भी जी, हमें ये प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ रही है कि हम भारत के नागरिक हैं, ये लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में भी जैसे हर प्रदेशों में उन्होंने बड़े पैमाने पर जी, नाम काटा, और उत्तर प्रदेश में एक अभियान इन्होंने फार्म 7 के रूप में जी, नाम काटने का बिना कोई कारण के तमाम लोगों को लगाया गया। जी। मेरा ये मानना है कि जब एसआईआर के माध्यम से हमने अपना फार्म जमा कर दिया तो इसका तात्पर्य है कि हम वहां पर हैं। फिर से उसी पोलिंग पर फिर से फार्म 7 को स्वीकार किया जाना जी, ये निश्चित रूप से लोग जो चुनाव आयुक्त है उनकी मंशा को खंडित करता है कि उनकी मंशा ये प्रमाणित होती है कि जानबूझकर लोगों का नाम मतदाता सूची में एससी, ओबीसी, अन्य अल्पसंख्यक समाज का काटना चाहते हैं। सर, ये चीजें बार बार आ रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर हुआ तो उसमें बीजेपी यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके जो खासकर वोटर्स थे उनका नाम बहुत कटा, उसके बाद डेट्स बढ़ाई गई। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आपके वोटर्स हैं, जो अल्पसंख्यक हैं या एससी, एसटी हैं या ओबीसी हैं, जो खासतौर पे समाजवादी पार्टी का या दूसरी अन्य पार्टियों का वोटर समझा जाता है, उनका ही नाम कटा है? देखिए, जो नाम जो अब चल रहा है, जो फार्म 7 है, वो भाजपा के द्वारा भरा के प्रिंट करा के और जगह जगह बूथों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो वो उनके द्वारा स्वयं उत्पन्न करने का काम किया गया है। पहले जो नाम फार्म भरने का था, निश्चित रूप से उसमें सभी का वोट कटा था, लेकिन जो लोग कम जहां अपने गांव में थे जी, वो फार्म नहीं भर पाए, इसलिए मतदाता सूची में उनका नाम नहीं रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव के लिए भी वोटर लिस्ट बनी है जी। एक एक गांव ऐसे हैं कि जहां पंचायत के चुनाव में 2800 वोट है और विधानसभा के चुनाव में 2000 वोट है। तो ये 800 वोट का अंतर क्यों? इसका तात्पर्य है कि इस तरह का काम जो किया जा रहा है, ये जानबूझ के विधानसभा और लोकसभा में लोगों को मत देने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सर, एक चीज यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा।
हमेशा से ये बहुत सारे लोगों से जो पॉलिटिकल एनालाइजर हैं उनकी तरफ से एक इल्जाम लगता है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो सड़कों पर या उनके कार्यकर्ता इस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी बीजेपी के वर्सेस में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनके वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं निशाना बन रहे हैं और वो वोटिंग लिस्ट में नहीं आ पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। काम सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है जी। लेकिन वो सत्ता का लाभ लेकर जी, भारतीय जनता पार्टी शासन का लाभ लेकर कुछ इस तरह के हरकत करने का प्रयास कर रही है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा जी कि अंबेडकर नगर में जो मतदाता सूची में नाम जिनका आ गया जी, ऐसे लोगों में से फिर से जी करीब 4 लाख मतदाताओं को नोटिस आई है, जिनका मतदाता सूची में नाम छपने के बाद 4 लाख मतदाताओं को नोटिस आई है कि वो अपना प्रमाण दें जी। उदाहरण के लिए मैं जैसे हूँ, मेरी बेटी का जो चुनाव भी लड़ चुकी है जी, उसको भी नोटिस आया है कि वो अपना प्रमाण दे कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं है। तो ये जानबूझ के लोगों को परेशान करने का काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद हैं और निश्चित रूप से वो अपना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने में सफल रहे। इलेक्शन कमीशन को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं, खासतौर पे जब SIR की बारी आई और बहुत सारी पार्टियों ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने की कोशिश की। खासतौर से अभी मैं हालिया जिक्र करना चाहूंगा बंगाल की ममता बनर्जी, जिनके द्वारा ये कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो पूर्ण तरीके से जो सत्ता की पार्टी है उससे संयोजित है और उनका जो रुख है वो सत्ता को लाभ पहुंचाने का है। आप कितनी सच्चाई इसमें देखते हैं और क्या प्रमाण है? 100% सच्चाई है जी। हम लोगों के तमाम शिकायतों को इग्नोर किया जाता है जी, और पूरी तरह से, चाहे वो चुनाव, अभी बाई इलेक्शन भी हम लोगों ने देखा जी, पूरी तरह से चुनाव आयोग सत्ता की पार्टी का एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज इससे जुड़ी हुई, क्योंकि अब 2027 में ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में एक फैक्टर ओवैसी फैक्टर है, और अगर भाजपा को कहीं ना कहीं सियासी लाभ होता है तो कुछ पॉलिटिकल एनालाइजर ये कहते हैं कि जो ओवैसी की पार्टी है उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचता है, जबकि और लोगों का ये मानना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसे चुनाव तो लड़ने का हक है। फिर समाजवादी पार्टी क्यों ये बात करती है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो कहीं इस बात को कहा नहीं। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 80 पार का नारा दे रही थी जी, हमने उनको 36 सीटों पर समेट दिया, उनके सभी सहयोगियों को मिलाकर जी। वो तो 32 पे आ गए, लेकिन उनके सभी सहयोगी मिलकर भी केवल 36 सीटों पर सिमट गए। हम लोगों ने 43 सीटें जीतकर आधे से अधिक बहुमत हासिल किया और 234 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, जिसमें से 217 सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है, जो इस बात को साबित करता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए के नारे के साथ, पीडीए के लक्ष्य को लेकर जिस तरह से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास योगी की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, उन बातों को लेकर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है और 2027 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। सर, अगर हम लोग डाटा उठाते हैं तो जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं और जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, इन दोनों के डाटे में बहुत फर्क है। आपको भी मालूम है कि असेंबली का जो इलेक्शन है वो उन मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा जाता है। खासतौर पर पार्लियामेंट का जब चुनाव होता है तो वो नेशनल मुद्दा होता है, और नेशनल मुद्दा और रीजनल मुद्दे में फर्क है। तो कैसे आप उसको टैकल करेंगे? नेशनल मुद्दे पर अगर हम हरा दिए तो लोकल मुद्दे पर तो योगी सरकार पूरी तरह से फेल है, उसमें कहीं से वो टिक ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2/3 बहुमत के साथ हम सफलता पाएंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है
तमाम दूसरे प्रांतों में तो नेशनल और स्टेट के मुद्दे में बहुत भिन्नता होती है। जी जी। उत्तर प्रदेश में इतना कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब नेशनल मुद्दे पर भी हम हरा दिए तो जो लोकल मुद्दे पर तो पूरी तरह, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, ये एससी ओबीसी का आरक्षण में माइग्रेशन का सवाल हो, आज उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में तमाम रिजल्ट निकले हैं जिसमें ओबीसी का नंबर ज्यादा होते हुए 30 नंबर ज्यादा होने के बाद भी वो सेलेक्ट नहीं हुआ, और अनरिजर्व का उससे 30 नंबर कम रहने के बाद भी सिलेक्ट हो गया। तो ये सारे जो कर्तव्य उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष संस्थाएं हैं जी, जिसमें सरकार ने जो वाइस चांसलर बनाने का काम है उसमें से 32 में सवर्ण समाज का है, ओबीसी का और पीडीए का पूरी तरह से उपेक्षा करने का काम किया गया। तो उन सारे बातों को लेकर इसी तरह से जो जिलाधिकारी और एसएसपी के नियुक्ति है उसमें भी 75 जिलों में करीब 60 जिलों में सवर्ण समाज के लोग हैं, जिसके कारण जो पीडीए समाज है वो पूरी तरह से यूनाइटेड है। और अब की बार जैसे ही मौका मिलेगा योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगा। ये तो आपने आरक्षण की बात की, एक जो फैक्टर है ओवैसी फैक्टर, उस पर मैं फिर से आ जाता हूं। तो उसमें अभी जो मतलब उत्तर प्रदेश का मुस्लिम है उसको ये माना जाता है कि 80 to 90% वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, मगर कुछ इलेक्शंस में या कुछ इस तरह की जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसमें थोड़ा सा ये दृश्य भी नजर आता है कि उसका जो कोर वोटर है यानी 14% 15% जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसकता हुआ नजर आता है। और उनका ये कहना है, मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल एनालाइजर और पॉलिटिकल जो गुरु हैं खासतौर पे मुस्लिम्स उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों का वोट लेती है उनका मुद्दा ठीक से उठा नहीं पाती, इस वजह से हमें किसी और का रास्ता देखना चाहिए और सिर्फ भाजपा के डर से हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकते। ये एकदम क्लियर बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी को भाजपा के डर से वोट नहीं देती है मुस्लिम समाज जी, वो उनके विचारों से समाजवादी पार्टी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रही है और अपने सत्ता के दौरान जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज को भी, विशेषकर मुस्लिम समाज को भी हितों को ध्यान में रखने का काम किया है, विभिन्न मुद्दों पर उसने इस बात को देखा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी नजर आई है, उसके कारण वो समाजवादी पार्टी के साथ है। केवल भाजपा को हराने के लिए नहीं है, जब भाजपा नहीं थी तब भी मुस्लिम समाज का बहुमत का वोटर 70-80% वोट वो समाजवादी पार्टी को ही जाता था जब भाजपा चौथे नंबर पे थी जी। उदाहरण के लिए तमाम ऐसे इलेक्शन है, चाहे वो 2004 का इलेक्शन रहा हो, 2009 का इलेक्शन रहा हो लोकसभा का, या 2014 का इलेक्शन रहा हो, हार जीत अलग बात है लेकिन उसका बहुमत का हिस्सा जो है 70-80% से ज्यादा वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। 2027 का असेंबली इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। जरा मैं उस पर बता दूं। जी 2024 के चुनाव में भी ओवैसी ने एक अपना अलग से गठबंधन किया था और उसके आधार पर तमाम जगह चुनाव लड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय लेने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का काम किया। उसी तरह से 2027 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का काम, केवल इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से डर के कारण, भारतीय समाजवादी पार्टी को और श्री अखिलेश यादव को सत्ता में लाने के लिए जो उनके हितों का भी संरक्षण जो नहीं हो पा रहा है, उनके जो मसाइल हैं उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस बात से प्रभावित है, सभी आम जन प्रभावित है और सब एक साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी के साथ ही, इंडिया गठबंधन के साथ ही वोट करने का काम करें। आप शामिल क्यों नहीं करते गठबंधन में? गठबंधन में एक बार शामिल होने की बात हुई थी, अब इसका निर्णय हसन साहब ने भी एक बार बोला कि उनको शामिल किया जाए। इस तरह के आपकी पार्टी में कुछ लोग आवाजें बुलंद करते रहते हैं। नहीं, हमारी पार्टी में इस तरह का कोई चर्चा अभी नहीं हुई है जी।
और निश्चित रूप से ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को किससे गठबंधन करना है या किससे नहीं करना है वो निर्णय करने का काम करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी स्वतः ही इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में है जी। जो पूरी तरह से सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं कि दूसरे प्रांतों का जो लोग उदाहरण देते हैं उनमें हमारे प्रदेश में भिन्नता है। लोकसभा बिहार की बात अगर आप लेते हैं तो बिहार के लोकसभा के चुनाव में भी भाई लोकसभा के चुनाव में कहाँ जीत पाए थे लोग, इंडिया गठबंधन नहीं जीती थी, 2/3 था। और उत्तर प्रदेश में हम बहुमत में जीते। तो वहां यहाँ और वहां में जमीन आसमान का अंतर है। और जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा भी जीतता है। आप शुरू से लेकर चले आइए, जो लोकसभा में जिसका ज्यादा होता है वही विधानसभा जीतता है। आप 2012 का ले लीजिए, 2009 का ले लीजिए। 2009 में समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी, तो 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई प्रदेश में भी। 2014 के चुनाव में भाजपा में गए लोग ज्यादा, हम पिछड़ गए तो वही विधानसभा में भी जीते। आप कह रहे हैं कि रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे जो लोकसभा का रिजल्ट है वो विधानसभा के चुनाव में रिफ्लेक्ट करता है। और 2024 का जो रिजल्ट है जी वो 2027 में रिफ्लेक्ट करेगा और हम 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में। कोर मुद्दा क्या होगा आपका 2027 में? कोर मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है जो देश का संविधान को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है, जिस तरह से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस किसानों की उपेक्षा करने का काम कर रही है। और अब तो एक नया भी मुद्दा है कि अमेरिका से जिस तरह से सरेंडर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको आम किसान को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरे देश के सम्मान को गिरवी रखने का काम किया है, ये भी आम जनता के बीच में जा रहा है। मगर सर एक चीज ये मैं मतलब मानता हूं और हमने एनालाइज भी किया है कि जो ये मुद्दे होते हैं ये यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अवाम में आप भुना नहीं पाते इसको, जबकि बीजेपी तो अगर पाते बिना भुनाए 24 में जीते। नहीं बिना भुनाए उनको 240 में लाख से आप एक चीज पे फोकस कर रहे हैं सर। अच्छा सर, लास्ट में एक सवाल ये है कि आप अपना लोकसभा जहां से आप आते हैं अम्बेडकर नगर, उसके लिए आपने लोकसभा जब से आप 2024 से एमपी हैं आपने क्या किया है और आगे आपका क्या इरादा है? ये लास्ट सवाल मेरा, इसके बाद देखिए लोकसभा में जीतने के बाद हमने जो हमारी लोकसभा के सदस्य की हैसियत से जी जो कार्य है, जो हम जिसमें सक्षम हैं, उस कार्य को करने में हमने आम जनता के बीच में जाकर उसका विश्वास जीतने का काम किया है। और आज भी लोगों के बीच में रहकर उनके मुद्दों को लेकर लड़ने का काम, उसके लिए संघर्ष करने का काम लगातार हम करते रहते हैं। ये तो एक नेता की छवि होगी। जैसे जो बजट आता है, जैसे एमपी लेड में देख रहा था, एमपी लेड तो हमारा आप देख लेंगे, एमपी लेड में आपको जितना हमें मिला है 25 करोड़ रुपए बजट तो अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया एक एमपी का। किसी का नहीं बढ़ा, नहीं 25 करोड़ हो गया, पहले तो 5 करोड़ या 10 करोड़ था। नहीं 5 करोड़ अभी 4 करोड़ 90 लाख है। 25 करोड़ नहीं हुआ? नहीं कोई नहीं। अच्छा मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे गलत आपको रिफ्लेक्ट हुआ। 4 करोड़ 90 लाख है, 5 करोड़ कहने को है, 10 लाख रुपया यही काट लेते हैं जी, उसकी व्यवस्था को, उसका संचालन करने के लिए, मेंटेनेंस को संचालन करने के लिए कि कैसे जो यहाँ कंप्यूटर उन्होंने लगाया होगा, जो कर्मचारी लगाए हैं एमपी लेट देखने के लिए। अब तो पूरा ब्यौरा देखने यहीं से सीधे जाता है, कोई जिले में पैसा नहीं जाता। अच्छा, यहीं से सीधे जाता है, हमारे पोर्टल पर शो होगा कि कितना पैसा है और उसके लिए हमें पोर्टल पर ही प्रस्ताव देते हैं, उसको डीएम स्वीकृत करता है। फिर जिस विभाग को कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हैं वो विभाग उस काम को कराता है और वो पूरी तरह से, और फिर वो विभाग उसको अनलोड करता है। फिर यहीं दिल्ली से मंजूरी होती है तब पैसा जाता है ठेकेदार को। तो इसलिए अब उसमें किसी का बीच में नहीं है कोई। नहीं सर, कुछ काम ऐसा है जो आपने सोच के रखा है कि अम्बेडकर नगर को हमने जो काम किया है, क्योंकि आपकी छवि एक रही है एमपी लेड से जो काम किया है, उस काम में हमने 80% केवल सड़क पर काम किया जी।
20% विद्यालयों में या इस तरह से काम किया है, लेकिन 80% सड़क के निर्माण में आज भी बहुत से गांव है। जहां तक हमारा है सवाल है कि हम क्या चाहते हैं, सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम, लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था हो सके, सड़कों के लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए जो सुविधाएं जुटाने का काम है, इन सारे कामों को हम अपने प्रयास से करने का काम करेंगे। और हमने हमेशा किया है। मेडिकल कॉलेज भी अम्बेडकर नगर में हुआ, तो आज उसको और स्ट्रेंथन करने का काम हमारा ये लक्ष्य है, तो उस दिशा में हम सब काम करेंगे। शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और अम्बेडकर नगर से भी लोकसभा सांसद लालजी वर्मा जी, जिन्होंने एसआईआर पर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं 2027 पर, और इन्होंने क्या वहां तरक्कियाती काम किए हैं और क्या इनका प्लान और विजन है, खासतौर पे मेडिकल फील्ड को स्ट्रेंथन करने का और एजुकेशन फील्ड को स्ट्रेंथन करने का, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। अगर इसके बाद भी कोई सवाल रह जाते हैं तो फिर हम मिलेंगे लालजी वर्मा जी से अगली बार। तब तक के लिए देखते रहें हिंद वॉइस।